हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल लेकर क्लासेज पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर बाबू 12 लाए हैं। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बाबू याद रखना 25 प्रश्न उठाए हैं, जो कि अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में के महान्यायवादी वोटों देने का अधिकार नहीं है? तो बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 88 के तहत बाबू याद रखना है, महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो हमेशा रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना इनमें से कोई नहीं दिलाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है बाबू। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। ठीक है, 3 सदस्य बाबू। ठीक है, 3 सदस्य, ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो बताइएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन ए क्या है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन बी क्या करा है? लोकसभा का अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री परिषद, राजदूत। ऑप्शन सी क्या करा? उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो बताइएगा येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बताइएगा येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। ठीक है, फ्रांस का हो जाएगा। ठीक है, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो हमेशा रखना फ्रांस का बाबू। ठीक है, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इटली की बात किया जाए तो कौन सा बुक हो जाएगा? ग्रीन बुक बाबू। ठीक है, इटली की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन बुक बाबू। ठीक है, ग्रीन बुक हो जाएगा। कहाँ का सरकारी दस्तावेज है? तो हमेशा रखना इटली का हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ईरान का भी बाबू। ठीक है, ईरान का भी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज बुक का कैसा है? तो याद रखना ग्रीन बुक ही बाबू। ठीक है, याद रखना है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों निधियों के ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा? 50 जो किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 देश हस्ताक्षर किए थे। याद रखना, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? तो हमेशा रखना 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को बाबू। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा।
अगला प्रश्न करा वायुसेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा वायुसेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो हमेशा रखना नई दिल्ली हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जबकि पूर्वी सेना पूछा जाए कि वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, सभी लोग बताइएगा कहाँ है। तो याद रखना बाबू शिलांग हो जाएगा, ठीक है, शिलांग हो जाएगा, याद रखना शिलांग हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी का शिलांग और पश्चिमी का नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो बताइएगा राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर, ठीक है, कुचिपुड़ी से बाबू, ठीक है। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो हमेशा रखना कुचिपुड़ी से हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो हमेशा रखना आंध्र प्रदेश का बाबू, ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कुचिपुड़ी हो जाएगा। कथक, कथक कहाँ का लोकप्रिय नृत्य, तो हमेशा याद रखना यूपी का बाबू, ठीक है, यूपी का लोकप्रिय नृत्य कथक हो जाएगा। और कथकली के बारे में बताइएगा कथकली कहाँ के लोकप्रिय नृत्य बाबू, ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कथकली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य। ओडिसी बताइए जाए तो ओडिशा का बाबू, ठीक है, ओडिशा का लोकप्रिय नृत्य ओडिसी हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा का लोकप्रिय नृत्य ओडिसी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय ने को मान बुकर अवार्ड दिया गया था, तो बताइएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। तो बताइएगा कब मिला था, तो बताइएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था, तो हमेशा याद रखना बाबू इसका दिया गया था 1997 बाबू, ठीक है, 1997 में दिया गया था, ठीक है, याद रखना है अरुंधति राय को कब दिया गया था, याद रखना 1997 में। अगर एग्जाम में पूछा जाए मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो हमेशा याद रखना 1969 में शुरुआत हुआ था, ठीक है, 1969 में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। लेकिन पहली बार किसको दिया गया था, तो अरुंधति राय को, ठीक है, अरुंधति राय को 1997 में दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बताइएगा पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना तेलंगाना में बाबू, ठीक है, पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा रखना तेलंगाना राज्य में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाखल वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना बाबू सुअर यहाँ ज्यादा रहता है, ठीक है, इस अभयारण्य में सुअर रहता है, भालू रहता है, तेंदुआ रहता है, ठीक है, भालू रहता है और तेंदुआ रहता है, याद रखना भालू और तेंदुआ रहता है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में तेंदुआ रहता है, ठीक है, सुअर भालू और तेंदुआ रहता है इस अभयारण्य में ज्यादा मात्रा में, ठीक है। चलिए लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो बताइएगा रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था, तो हमेशा तक ना 1964 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले ये जानिएगा रेड डाटा बुक किसकी जानकारी देता है, तो हमेशा रखना है रेड डाटा बुक पशुओं की जानकारी देता है, ठीक है, पशुओं के बारे में जानकारी देता है, हमेशा रखना पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है बाबू ये बुक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो बताइएगा
जैव विविधता में परिवर्तन कैसे होता है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो तो हमेशा याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ठीक है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, बताइएगा पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कि ऑक्सीजन के कारण, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमेशा रखना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होता है? तो हमेशा रखना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। CO2 के कारण बाबू, ठीक है। CO2 के कारण होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा सभी लोग, सिमिलीपाल, सिमिलीपाल उड़ीसा में स्थित है। जी हाँ, सिमिलीपाल उड़ीसा में स्थित है, सही बात है बाबू। और नोकरेक, नोकरेक कहाँ स्थित है? तो बताइएगा मेघालय में स्थित है। जी हाँ, नोकरेक भी मेघालय में स्थित बाबू। ये दोनों तो सही हो गया। अगला है अगस्त मलाई, अगस्त मलाई कहाँ स्थित है? तो बताइएगा केरल में स्थित है। तो बताइएगा कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित बाबू, ठीक है। अगस्त मलाई केरल में ही स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? बताइएगा कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जी गलत बात है बाबू, ठीक है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हमेशा देखना सिक्किम बाबू, ठीक है। सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हमेशा देखना सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनको करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा हृदय मांसपेशी, मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? सभी लोग बताइएगा हृदय मांसपेशी को क्या कहा जाता है? सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना माइकोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। माइकोकार्डियम कहा जाता है। जो भी माइकोकार्डियम लगा रहे हैं बाबू उनको करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू प्रियोस्टिव न्यूरो मस्क्यूलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है, बताइएगा PNF तकनीक किससे संबंधित है? तो बताइएगा सभी लोग PNF तकनीक किससे संबंधित है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। शरीर का लचीलापन से, ठीक है। शरीर का लचीलापन से कौन से संबंधित है? तो हमेशा PNF संबंधित है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो हमेशा याद रखना विटामिन बी में बाबू, ठीक है। विटामिन बी में घुलनशील विटामिन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? मानव शरीर की अस्थियों किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। परिमाण एवं आकार के अनुसार, ठीक है। परिमाण एवं आकार के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए मानव शरीर वयस्क मानव शरीर में वयस्क, याद रखिएगा वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितना है? बताइएगा वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितना है? तो हमेशा रखना 206 बाबू, ठीक है। 206 होता है वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितना तो होता है? तो हमेशा रखना 206 बाबू, ठीक है। लेकिन शिशु में बाबू बच्चा में अस्थियों की संख्या कितना होता है? तो हमेशा रखना 300 बाबू, ठीक है। 300 होता है, ठीक है। बच्चों में कितना अस्थियां होता है? तो हमेशा रखना 300 या 275 बाबू, ठीक है। 275 से 300 के बीच में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 275 से 300 के बीच में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा है कौन सा उत्तक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो बताइएगा कौन सा उत्तक है जो शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो तो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा जो कि शरीर का संरक्षण का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो बताइएगा पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को जवाब देना है बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ठीक है
तो याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन के कारण, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण बाबू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन का खोज कब किया गया था? तो हमेशा याद रखना 1880 ईस्वी में, ठीक है, 1880 ईस्वी में ऑक्सिन हार्मोन का खोज किया गया था। किसने किया था बताइएगा, किसने किया था? तो याद रखना डार्विन ने किया था बाबू, ठीक है, डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन का खोज किया था बाबू, ठीक है, डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन का खोज किया था। कब किया था? तो याद रखना 1880 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पहला है ऑप्शन ए क्या करा है, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जी गलत बात है बाबू, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या करा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। जी नहीं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या करा, इसमें केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होती है। जी नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मूलकूलन द्वारा होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण है, तो बताइएगा टेरिडोफाइटा पौधे का उदाहरण है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखें मार्सिलिया एवं फर्नेसे, ठीक है, मार्सिलिया एवं फर्नेसे हो जाएगा। ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, बताइएगा लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत कौन है? तो यह बताइएगा, हमेशा रखना अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा, याद रखिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करना, सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। पहले ये जान लीजिएगा, शैवाला और कवक के मिलने से क्या बनता है? तो हमेशा तक लाइकेन बनता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है बताइएगा, इसे जिसे क्या कहते हैं बताइएगा सब लोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजीविता कहते हैं बाबू, ठीक है, सह याद रखना है जीविता कहा जाता है, ठीक है, सहजीविता कहा जाता है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, निम्न में से कौन सा एक अलग धात्विक खनिज है? तो बताइएगा निम्न में से कौन एक अलग धात्विक खनिज है? तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अलग धात्विक खनिज है? तो हमेशा रखना कोबाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन के से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? तो बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। जो भी यूरेनियम लगा रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है? एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो, उसे क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है, कि एल्कीन कहा जाता है, कि एल्काइन कहा जाता है, कि आयनिक बंधन कहा जाता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कीन कहा जाता है, ठीक है, एल्कीन कहा जाता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, सोना को घोला जा सकता है, तो बताइएगा सोना को घोला किसमें जा सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड में, कि नाइट्रिक एसिड में, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो हमेशा रखना बाबू, सोना को किस में घोला जा सकता है? तो हमेशा रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो बताइएगा पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो हमेशा रखना कॉपर तथा जस्ता का, ठीक है, कॉपर तथा जस्ता का होता है, ठीक है, कॉपर तथा जस्ता हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर, जिसमें कॉपर कितना रहता है तो बताइएगा,
कॉपर कितना प्रतिशत रहता है, तो याद रखना 70% बाबू, ठीक है। 70% कॉपर रहता है और 30% क्या रहना चाहिए, तो याद रखना जस्ता रहना चाहिए, ठीक है। तो किसका बनता है, तो याद रखना पीतल बन जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा दूं, एक जेटा बराबर क्या होता है, बताइएगा। एक जेटा बराबर क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो एक जेटा बराबर क्या होता है, सभी लोग को बताना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, एक जेटा बराबर 10 होता है, ठीक है। एक जेटा बराबर क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मतलब एक जिप्टो बराबर होता है बाबू, 10 बराबर -21 कितना, किसके बराबर होता है, तो याद रखना एक जिप्टो बराबर, ठीक है। जिप्टो बराबर होता है, ठीक है, जिप्टो बराबर होता है, ठीक है। और 10 बराबर 24 किसके बराबर होता है, बताइएगा। 10 बराबर 24 किसके बराबर होता है, तो एक एकटो बराबर बाबू, ठीक है। एक योटा बराबर बाबू, ठीक है, याद रखना एक योटा बराबर होता है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या करा तुम, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, बताइएगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखना अत्यंत शुष्क मौसम के कारण, ठीक है, अत्यंत शुष्क मौसम के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो कि अंतिम प्रश्न है, सभी लोग बताइए। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है, जा सकता है, तो बताइएगा। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो सभी लोग बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के कारण, ठीक है। याद रखना अवतल लेंस के कारण, ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा बाबू, ठीक है। क्लास खत्म हो गया, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बताइएगा 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं बाबू, तब तक के लिए ओके बाय।